नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार पाठी राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अगला भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल तक राजस्थान के भौतिक प्रदेश का थार का मरुस्थल पढ़ रहे थे और उसमें कुछ भाग बाकी रह गया था। वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि थार के मरुस्थल को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग रेतीला प्रदेश या इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कह सकते हैं। नंबर 2, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश या इसे बालू का मुक्त प्रदेश कह सकते हैं। यहां सबसे पहले शुरू करेंगे बालू का युक्त प्रदेश। नंबर 1, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप भूगोल की भाषा में रेत के ढेर को कहते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में विभिन्न प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नंबर 1 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये किस प्रकार के होते हैं? आकृति के आधार पर देखे जाएं तो एक रेखा के रूप में होते हैं। इसलिए इन्हें रेखीय बालू का स्तूप प्रदेश भी कहते हैं। यह प्रमुख रूप से पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। इसीलिए इन्हें समानांतर बालू का स्तूप प्रदेश भी कहते हैं तथा पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। इस प्रकार इनके विभिन्न नाम यह हैं: रेखीय बालू का स्तूप। नंबर 2, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। नंबर 3, समानांतर बालू का स्तूप। नंबर 4, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप प्रमुख रूप से जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाते हैं तथा इनको वहाँ स्थानीय भाषा में
दोरे व दोरियन कहा जाता है, जबकि अरबी भाषा में इन्हें गासी कहा जाता है। इन बालूका स्तूप के बीच वाले निम्नवर्ती भाग में आने जाने के रास्ते होते हैं। इन्हें कारवा मार्ग भी कहा जाता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। जैसा कि इनके नाम से विदित हो जाना चाहिए, यह बालूका स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इसी कारण इन्हें अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहा जाता है। यह बालूका स्तूप प्रमुख रूप से गंगानगर के रावतसर, सूरतगढ़, बीकानेर के पुंगल, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर तीसरा बालूका स्तूप बरखान या इन्हें बरछान भी कहते हैं। यह एक विशेष आकृति वाले होते हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देते हैं। यह बालूका स्तूप प्रमुख रूप से चूरू के भालेरी, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। बालूका स्तूप की विशेषताओं के आधार पर नंबर 4, पैराबोलिक बालूका स्तूप। पैराबोलिक बालूका स्तूप इन बालूका स्तूप की आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है, यानी बालों में डालने वाली पिन के समान होती है। इस प्रकार के बालूका स्तूप थार के मरुस्थल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर पांचवा बालूका स्तूप है आपके तारा आकार। बालूका स्तूप नाम के आधार से ही ज्ञात हो जाता है कि यह तारे की आकृति का बना होता है, इसलिए इन्हें तारा आकार कहते हैं। इस प्रकार के बालूका स्तूप किसी एक दिशा से पवन के प्रवाहित नहीं होने के कारण बनते हैं, यानी विभिन्न दिशाओं से हवाएं चलती रहती हैं। बालूका स्तूप की विशेषताओं के आधार पर अगला बालूका स्तूप आपके अवरोधी बालूका स्तूप। अवरोधी बालूका स्तूप। इस प्रकार के बालूका स्तूप किसी अवरोध, झाड़ के किनारे या पहाड़ के किनारे के सहारे बनते हैं। इस प्रकार के बालूका स्तूप प्रमुख रूप से पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़, बिचुन पहाड़, जोबनेर पहाड़, हर्ष की पहाड़ियाँ, कुचामन की पहाड़ियाँ आदि के सहारे देखने को मिलते हैं।
नंबर 7 सब्र काफिज बालू का स्तूप। छोटी छोटी झाड़ियां व घास के झुंड के आसपास में बनने वाले बालू का स्तूप को सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं। बालू का स्तूपों की अगली कड़ी में आपके नेटवर्क बालू का स्तूप। नंबर 8 नेटवर्क बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप प्रमुख रूप से राजस्थान के थार के मरुस्थल में उत्तर पूर्व में देखने को मिलते हैं। बालू का स्तूप यहीं तक है। इससे आगे भी कुछ आकृतियां थार के मरुस्थल के बालू का युक्त प्रदेश में पाई जाती हैं, जिनमें कंटिन्यू नंबर इस प्रकार से हैं। प्लाया, यह इन बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के बीच वाले भागों में, निम्नवर्ती भागों में पानी के वर्षा के जल का पानी एकत्रित हो जाने से भरने वाली अस्थायी झीलों को प्लाया कहा जाता है। और जब ये प्लाया सूख जाता है तो इससे निर्मित मैदानों को बालसन कहा जाता है। इनसे निर्मित मैदानों को बालसन कहा जाता है। नेक्स्ट, डाड, यह भी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में एक स्थायी झील होती हैं। नंबर 11 रन, या इन्हें टाट या ढाड भी कहा जाता है। डाड के सूख जाने पर दलदली भूमि को रन, टाट या ढाड कहा जाता है। नंबर 12 खड़ी, मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा के जल को एकत्रित करने की विधि को खड़ीन कहा जाता है। यह विधि इस क्षेत्र में पालीवाल नामक ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई है। मरुस्थल का दूसरा पार्ट या द्वितीय भाग, बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसे अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल भी कहा जाता है तथा राजस्थान का बांगड़ भी कहा जाता है।
यह प्रदेश राजस्थान में इस प्रकार से विस्तृत है। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह प्रदेश 25 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। ऐसा कह सकते हैं कि यह प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में तथा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के पूर्व में स्थित है, यानी दोनों के मध्य स्थित है। इस प्रदेश को विभिन्न नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नंबर 1 गग्गर बेसिन। नंबर 2 शेखावटी आंतरिक प्रदेश। नंबर 2 शेखावाटी आंतरिक प्रदेश। नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि। व नंबर 4 लूनी बेसिन। नंबर 4 लूनी बेसिन। विशेषताओं के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं गग्गर बेसिन। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि गग्गर नदी भारत के हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और आप यह भी जानते हैं भारत में हिमालय की एक श्रृंखला नहीं होकर 3 श्रृंखलाएं समानांतर चलती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले महान हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय, नंबर 3 शिवालिक पहाड़ियां। इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। जैसा कि ये शिवालिक पहाड़ियां हैं, यहां से ये बहती हुई राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार गग्गर नदी व उनकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में गग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है, तथा इसका दूसरा भाग यानी बालू का मुक्त प्रदेश का दूसरा भाग नंबर 2 शेखावाटी आंतरिक प्रदेश। शेखावाटी आंतरिक प्रदेश आप जानते हैं सभी, चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले के सम्मिलित रूप को
शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। इन सभी जिलों की छोटी छोटी नदियां अपने क्षेत्र में ही पानी समाप्त कर देती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, नागौरी उच्च भूमि। नंबर 3, नागौरी उच्च भूमि। बालू का मुक्त प्रदेश का तीसरा भाग नंबर 1 पढ़ लिया, नंबर 2 भी पढ़ लिया और नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि। ये जो अपने आसपास से कुछ भूमि ऊपर उठी हुई है जिसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है, इसे राजस्थान का बांगर भी कहा जाता है। आप सभी बांगर शब्द से अच्छी तरह विदित होंगे। बांगर का मतलब होता है प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां अपना पानी 8 से 10 सालों तक नहीं पहुंचा पाती हैं और वहां प्राचीन मिट्टी रहती है, जिसे इस प्राचीन मिट्टी को ही बांगर कहा जाता है। नंबर 4, प्रदेश नंबर 4 लूनी बेसिन। प्रदेश नंबर 4 लूनी बेसिन। लूनी तथा उसकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को इस प्रदेश में लूनी बेसिन कहा जाता है। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। अब आपके सामने मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। इनको क्रमशः बिंदुवार आप नोट करते जाएं। राजस्थान में स्थित यह मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, इन्हीं को जैव विविधता कहा जाता है। नंबर 2, थार का मरुस्थल भारत में सबसे कम पंजाब में विस्तृत है, वह सर्वाधिक राजस्थान में विस्तृत है। विशेषता नंबर 3, राजस्थान के समस्त क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर मरुस्थल विस्तृत हैं। नंबर 4, भारत के मरुस्थलीकरण भू अवनयन एटलस। नंबर 4, भारत के मरुस्थलीकरण व
भू अवनयन जो इसरो द्वारा तैयार किया गया 2007 में। इस एटलस के अनुसार राजस्थान के लगभग 67% भाग पर मरुस्थल विस्तृत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।